दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर के लिए अध्याय 1 में अपन 2 क्लासें पहले ले चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग पे अपन ने चर्चा की थी। और एक टॉपिक इसमें ये शामिल है, कंप्यूटर इतिहास और पीढ़ियां। आज इस पे हम चर्चा करेंगे और इसके अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं टीटी 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पर। तो चलो इसको शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हाँ, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी एबेकस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी कंप्यूटर जहां से शुरू हुआ और उसकी धारणा बनी, लोगों ने धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और आज हम किस स्थान पे हैं। तो शुरू से लगा के अंत तक, आज तक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वर्ड से तो आप जरूर परिचित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन एआई, जो कि आज आप बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे होंगे। तो जो इसकी शुरुआत हुई है वो यहां से हुई है, इस एबेकस से हुई है, यानी ए टू ए एबेकस। ये कुछ एक ऐसा उपकरण था जो आज आप स्कूल्स में देखते होंगे और कुछ इस तरीके का होता था ये, और जिसमें अंकीय गणना होती थी, इसमें जोड़ है, बाकी है, ये सब किया जाता था। और इसी से ही ये कंप्यूट वर्ड आया, और उसका जैसे हिंदी में अपन देखेंगे तो गणना, कहने का मतलब है ये अंकीय गणना, शुरुआत यहां से हुई है। लेकिन आज ये डिजिटल फॉर्म में भी है। हम इस यानी कंप्यूटर का अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे फील्ड में यूज करते हैं, तो वो भी उसमें ऐड हो गया। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस पर्पज से हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एबेकस से आधुनिक कंप्यूटर तक की यात्रा, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये नाम खास हैं जो एग्जाम में भी बहुत आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पितामह जनक कौन है, एवं अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान। और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे चर्चा करेंगे। इतिहास का मतलब कंप्यूटर का इतिहास, वो वाला इतिहास नहीं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एबेकस। ये क्या है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र, जोड़ घटाव के लिए उपयोग किया जाता था। इसका पिछली कक्षाओं में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। अगर आपने पिछली कक्षाएं देखी होगी, आप जरूर देखना उन कक्षाओं को, ताकि बढ़ती, आज जैसे चौथी कक्षा है, पहली कक्षा के हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, और बाकी जो सेकंड और थर्ड क्लास थी उसके हमने आ, उसके कंप्यूटर के उपयोग और उसकी विशेषताओं पे विस्तृत चर्चा की थी। आज इसका जो लास्ट पार्ट है, यानी हिस्ट्री और पीढ़ियां, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो एबेकस है, ये जोड़ और घटाव के लिए यूज हुआ था, और ये मेनली चीन के अंदर यूज किया गया था। और इसके बारे में इतना ही है। अगर सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं तो ये आता है नेपियर बॉन्स, जो 1617 में जॉन नेपियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको विकसित किया था। और इसका भी कुछ इससे, जैसे यहाँ पे प्लस एंड माइनस हुआ करता था, तो यहाँ पे गुणा और भाग जैसी कुछ क्रियाएं, कुछ गणनाएं यूज की जाती थी। ये एक तरीके से, मतलब देखो ना, विकास हो रहा है। एबेकस से हम कहां पे आ रहे हैं, नेपियर बॉन्स तक। और उसके बाद में पास्कल लाइन, ये 1642, बेलेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निर्मित किया था। और ये एक तरीके से कैल्सी था, कैलकुलेटर था, वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। मैंने कुछ इस तरीके से
ये बनाए हैं कि आप इसको अगर सीधा सीधा भी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम के अंदर यही आता है। और हो सकता है कि वो आ, एक सीधी लाइन के अंदर पूछ ले, मतलब क्रम के अनुसार, और या फिर वो सीधे सीधे पूछ ले। सन भी पूछ सकता है और वैज्ञानिक का नाम भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे एबेकस दे दिया, या फिर यहाँ पे नेपियर बॉन्स दे दिया, यहाँ पे पास्कल लाइन दे दिया, और यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम दे दिए। समझ रहे हो, यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम दे दिए और 1 2 3 और मिलान के लिए दे दिया। देखिए ट्यूशन जिस जिस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, और बहुत सारी मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे बुक्स आ रही हैं, पीवाईक्यूज आ रहे हैं, जितने पब्लिकेशन बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बोर्ड भी चालाक होता जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। इसमें हल्का सा दिमाग लड़ाएंगे, कोई भी एक वैज्ञानिक का नाम या फिर सन हमको पता होगा तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखने में हमको बहुत बड़ा लगता है पर वैसा होता नहीं। अच्छा, सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। फिर आपको क्लियर दिखे और आप इसका इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लो तो फिर वो आपको काम आ जाए। वैसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे मिल जाएगी, आप वहीं से भी डाउनलोड करके इसको सीधा सीधा पढ़ सकते हो। फिर भी अगर कोई आलसी आदमी है तो वो सीधे सीधे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट खींच के अपना काम चला सकता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पास्कल लाइन के बाद में डिफरेंस इंजन। अच्छा देखो ना, ये थोड़ा गैप, अब यहाँ पे लगभग लगभग 200 सालों का गैप दिख रहा होगा आपको। के बीच में क्या हुआ, ये यूज हुआ और इस टाइम औद्योगिक क्रांति चल रही थी इंग्लैंड के अंदर, यानी पश्चिम देशों के अंदर। और उस टाइम साथ साथ में ये लोग भी मशीनों पे ही काम कर रहे थे। देखो इन्होंने क्या, डिफरेंस इंजन, इंजन नाम दे दिया, कुछ ऐसा क्रिएट किया जो इनको साथ में लेके चल रहा था। 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन, यानी मूल जो कंप्यूटर की असली अवधारणा निकली वो यहां से निकली कि चार्ल्स बेबेज ने इसको डिजाइन किया और ये गणितीय सारणियां तैयार करने हेतु बनाया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, गणितीय। पर ये कुछ इस तरीके का था जिसके अंदर मेमोरी और प्रोग्राम ये सारी बातें इसके अंदर नहीं थी। बस ये एक इनसे बढ़ के था और कुछ गणनाएं अच्छे तरीके से कर लिया करता था। इसके बाद में एनालिटिकल इंजन, कुछ ऐसा इंजन जो विश्लेषणात्मक तौर पे था। और देखो ना, ये इसका ही एक अच्छा रूप था। ये भी प्रस्तावित किया गया था 1837 के अंदर चार्ल्स बेबेज द्वारा। और ये आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा, यानी कुछ कुछ मतलब ऐसा हो रहा था कि ये एक डिजाइन किया गया था और इसको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश की गई थी। और ये जो आज का कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग से, आज का कंप्यूटर क्या है, जैसे इनपुट है, ठीक है ना, उसके बाद में प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद में आउटपुट आ रहा, यानी ये आईपीओ अवधारणा पे जो काम करता है, वो जो कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। और इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, खास करके इन पे सवाल ज्यादा आते हैं, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। क्या आता होगा, सन पूछ लेंगे, या फिर इनका क्रम पूछ लेंगे कि पहले कौन सा आया, या फिर ये पूछ लेंगे कि किसने क्रिएट किया था या किसने प्रस्तावित किया था। तो आप इसका ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद में एनियाक, ये वो कंप्यूटर था जो प्रथम पीढ़ी का था, ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट स्टेज था। कब का है ये, 1946, ठीक है। एनियाक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये विकसित पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, जो डिजिटल कंप्यूटर था, वैक्यूम ट्यूब उपयोग पर आधारित था। आपने जरूर कहीं पढ़ा होगा, हम पढ़ने वाले हैं पीढ़ियां, जिसके अंदर सबसे, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर सबसे पहले यूज की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, वो इस एनियाक के अंदर यूज की गई थी।
सेकंड नंबर है एडवेक, ये स्टोर्ड कंप्यूटर, इसको नीचे कर देते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ये सिर्फ देखना, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे ये क्या था, व्यवहारिक था। कहने का मतलब ये है कि ये डेटा और प्रोग्राम दोनों को मेमोरी में संग्रहित किया जाता था। देखो अब यहीं पे कुछ न कुछ कंप्यूटर एक जिसे आज की फॉर्म में ना, उस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एनियाक से हटके ईडीवेक, यानी इसका एक प्रो वर्जन, उसके बाद में ईडी शेक आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला वेबसाइट था और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यूज किया गया था। कहने का मतलब ये इसका एक कॉन्सेप्ट खाका बना के तैयार किया गया था, पर इसको असल में व्यवहारिक रूप में लाया गया। इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कागजों पे था तो इसको प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर लाया गया, ठीक है। इसकी आप फुल फॉर्म जरूर याद करना, मैं अलग से टेलीग्राम पे इसकी फुल फॉर्म पूरी की पूरी अलग से बना के आपको एक पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्म के अंदर डाल दूंगा, फोटो की फॉर्म में, और वहीं से आप इसको याद कर लेना। करने का कुछ नहीं है, एक दो बार याद किया तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है, सरकारी एवं व्यावसायिक कार्यों में उपयोग लिया जाने वाला, ठीक है। और इसके बाद में मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर में क्या है, क्या खास है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर इसके अंदर यूज होता है, और जो एआई आधारित आज के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है और न ही कम है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर हम इसको पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो 2 से 4 घंटे की क्लास अलग से बन सकती है इनके ऊपर, इनके अंदर भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, पर इतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के अंदर आ रहा है। कम याद रखना इस बात को कि इस बार जिस तरीके से सीईटी का एग्जाम डिजाइन किया गया है और जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट की गई है और कंप्यूटर का सिलेबस भी चेंज किया गया है, तो कहीं न कहीं कंप्यूटर के सिलेबस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट सिर्फ यहीं से प्राप्त कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर जनरेशन, और आपने जरूर कहीं पे पढ़ा होगा कि इसकी ये 5 पीढ़ियां होती हैं। कंप्यूटर के विकास को तकनीकी आधार पर 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशन में विभाजित किया गया है और प्रत्येक पीढ़ी में नई तकनीक का उपयोग किया गया है। यानी ये पीढ़ियां क्यों आई, क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी आई और एक पीढ़ी अलग से क्रिएट हो गई। देखो नई टेक्नोलॉजी का मतलब हम जो कंप्यूटर बना रहे थे ना, उससे कुछ अलग हमने किया, या फिर जो बड़ा कंप्यूटर था उसकी साइज बहुत ज्यादा थी, या फिर वो एनर्जी कंज्यूम था, वो पावर को ज्यादा कंज्यूम करता था, तो उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज किया करते थे वो बहुत, उसको उसको हमने बहुत ज्यादा महंगे थे तो उसको हमने सस्ते कर दिए, ठीक है ना। और वो ज्यादा पावरफुल हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई और वो खुद तेज हो गया। तो क्या किया कि इसको एक पीढ़ी से बढ़ा के उसकी वो दूसरी पीढ़ी उसको माना गया। ये एक आ, उसको क्या बोल सकते हैं कि ऐसे कोई बैठ के और अलग से नहीं किया है, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वो पीढ़ी अपने आप अलग मानी गई। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, और इसके ये अपन को ईयर याद रखने हैं, ये आएंगे एग्जाम के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं तो ये पूछ ही लेते हैं और इसमें कंफ्यूजन रहती है। 1946 से 1959, देखो ये कुछ 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 1946 में हुआ और ये 1959 में हुआ तो वो है ना, वो 1958 में या फिर 1960 उसको मान लें, तो कोई ज्यादा नहीं। पर हाँ ये है कि ऑप्शन में वो क्लियरली आपको दिखेगा, उसमें वो 1-2 साल के अंदर कंफ्यूज नहीं करेगा। ये जो फर्स्ट जो वैक्यूम ट्यूब, हाँ ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, वैक्यूम ट्यूब, जो 1946 से 1959 तक के कंप्यूटर में यूज हुआ है। आपने पढ़ा होगा एनियाक। मैंने आगे एक बहुत अच्छे से सारणी बनाई है जिसके अंदर जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं
उसकी वो अलग से मैंने एक सारणी बना के दी है सेकंड पीडी का, ताकि आपको एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा और अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी क्लास देखो और बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर करो। अपने सारे टॉपिक मेरी क्लास के साथ में कवर करते चलो। सेकंड पीडी, सेकंड जनरेशन, जो 1959 से 1965 है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो कौन सी है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि हमको इतना ही याद करना है। अब कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, आपको कि वैक्यूम ट्यूब के ना पिक्चर दिखाएंगे और उसकी डिटेल बताएंगे किस तरीके से काम करती है, ट्रांजिस्टर के बताएंगे। नहीं है, हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, या फिर कंप्यूटर का स्पेसिफिक कोई अलग से एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं। हम सीटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर जनरल सिलेबस दिया गया और हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। थर्ड पीडी है वो 1965 से 1971 यानी 1965 से 1971, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया है, एसएसआई यूज किया गया है, एमएसआई यूज किया गया है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म मैं अलग से डाल दूंगा, वो आप याद करते रहना, ठीक है। ये एक तरीके से आईसी है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। और चतुर्थ श्रेणी फोर्थ जनरेशन जो 1971 से वर्तमान तक चल रही है, और इसके अंदर प्रयुक्त जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है वो यही यूज किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर। मेनली यही आता है, ये इसका बिग फॉर्म है, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवी पीढ़ी अवधि वर्तमान और भविष्य, देखो ये अभी तक चल रही है पीढ़ी, ऐसा नहीं है कि ये पीढ़ी खत्म हो गई है। पर इसके अंदर जो पांचवी पीढ़ी के अंदर एआई जो है वो इसमें शामिल नहीं है। देखो हार्डवेयर के तौर पे तो चौथी पीढ़ी अभी भी चल रही है, कंप्यूटर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मेमोरी के तौर पे आया है, बाकी कोई ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है। अभी तक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। जितना मतलब इस पीढ़ी के अंदर लैपटॉप भी आ गया था, तो इससे ज्यादा हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं। पर ये पांचवी पीढ़ी है वो है भविष्य की, ये है फ्यूचर की। और इसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थोड़ा नीचे से लिखा हुआ है। और ये तो टेक्नोलॉजी वही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब क्या करेंगे उसको, वीएलएसआई को वेरी लार्ज को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देंगे तो वही होगा। पर इसके अंदर जो मेनली ज्यादा यूज मतलब जो टेक्नोलॉजी आई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो भी सॉफ्टवेयर के स्तर पे आई है। हाँ, थोड़ा हार्डवेयर को अपग्रेड किया है, लेकिन जो मेनली है वो सॉफ्टवेयर के स्तर पे आई है, तो इसको हमने एक अलग से पीढ़ी मान लिया है। कहीं कहीं पे तो सीधा ही वो पूछ लेते हैं, पांचवी पीढ़ी तक आते ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे हैं। और वो चौथी पीढ़ी तक की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे पूछ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, और वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, और आप समझदार तो हैं। देखो यार, ये हुई ना बात। देखो पीडी मैंने अलग से लिख दिया है, ये टेक्निक तकनीक कौन सी यूज हुई है ये मैंने अवधि डाल दी है, और ये उदाहरण है। मीन ये उदाहरण वो हैं जो पीडी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर थे। कभी कभार क्या पूछा जाता है, जैसे ये पूछा जाता है कि IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर, या फिर CDS 1604 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ये आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो सीधा सीधा ये पूछ लेंगे। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि IBM 360 के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो ये पूरी सारणी है, मैंने अभी पढ़ाया है आपको, और वो पूरी की पूरी आपको याद करनी है। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब 1946 से लगा के, और वो एनियाक है। सेकंड ट्रांजिस्टर यूज किया गया है 1959 से, और IBM और CDS 1604। और यहाँ से थर्ड है वो है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जो स्मॉल लेवल पे और लार्ज लेवल पे है, ठीक है। और 1965, और इसके अंदर वो यूज किया गया IBM 360 और PDP-8। ये फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर VLSI यूज किया गया है इसके अंदर, और 1971 से लगा के और प्रेजेंट तक अभी तक का यूज हो रहा है IBM PC और एप्पल मैकिंटोश। ये इस टाइम कंप्यूटर आ चुके थे। और पांचवी पीढ़ी ULSI और AI के अंदर जो वर्तमान में चल रही है, देखा होगा आप चैट GPT IBM
वाटसन और रोबोट्स, आज के जो रोबोट्स यूज हो रहे हैं वो ये हैं। देखो मतलब कंप्यूटर उस तरीके से काम कर रहा है, पर उसका थोड़ा सा है ना वो रूप अलग हो गया। जैसे कंप्यूटर है, जैसे रोबोट, तो रोबोट पांचवी पीढ़ी का माना जाएगा। वो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, कहने का मतलब कंप्यूटर उसके अंदर शामिल कर दिया है और फिर वो खुद ही डिसीजन ले रहा है, खुद ही काम कर रहा है, वो एआई पे काम कर रहा है। ओके, इस सारणी को आप बहुत अच्छे से याद करना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है। यानी देखो इतने से पेज में अगर एक भी हमको क्वेश्चन मिल रहा है ना, और क्या चाहिए हमको। यानी इतना सा थोड़ी ना पढ़ना है हमको, इतना सा पढ़ना का और हमको आउटपुट ना मिले तो। थोड़ा सा पढ़ो और आउटपुट ले लो यार, समझदार व्यक्ति व्यक्ति वही होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इस पे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और ये पिछले एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं, तो उस पे हम कुछ चर्चा कर लें, तो ताकि आपको आइडिया रहे। वैसे पढ़ने वाली चीजें जो थी वो पिछली स्लाइडों में क्लियर है, लेकिन आपका थोड़ा माइंड शार्प भी हो जाए और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। हाँ, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप बोर ना हो। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और पर्सन आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में, और वो है तृतीय पीढ़ी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ सवाल हैं जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग किस भाषा में की जाती थी? देखो यहाँ पे क्या है, एक असेंबली भाषा है, उच्च स्तरीय भाषाएं जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसको मशीन ही समझती है, एक जावा होती है, ये एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग भाषा किसके अंदर यूज की जाती है? मशीन भाषा के अंदर, जो मशीन जिसको समझ पाए वही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज की गई थी। एनियाक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मैंने बोला था ना आपको, वो सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि ये कंप्यूटर किस पीढ़ी का था, या फिर इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो प्रथम यूज की गई थी, और इसके अंदर क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। कभी कभार सन भी पूछ लेता है, तो इसको भी थोड़ा आप याद रखें, ठीक है। और IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर था, और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? ट्रांजिस्टर, ओके। के बाद में PDP-8 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये थर्ड पीढ़ी का था। इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। आप ना बोला मोबाइल के अंदर कॉमन होता है कि यार मेरी आईसी उड़ गई, वो आईसी यही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है मैं आपको हल्का सा बता दूं। देखो ना, आप वायरिंग करते हो कभी कभार, तो वायरिंग हम क्या करते हैं, लंबा सा वायर लगाते हैं और उसके अंदर काला और रेड कलर का अलग अलग से वायर, दो वायर होते हैं, और फिर वो हम एक एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, या फिर किसी हमारे पर्पस के लिए बल्ब लगाना है, या फिर कुछ भी पंखा या कूलर वूलर, तो उसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। तो क्या होता है कि वो सर्किट एक लंबा सा वायर होता है जिसमें 1 मीटर 2 मीटर हो, ठीक है ना। और ये वायर आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, कुछ ऐसे ऐसे सेट होता है, और फिर वो हमने यहीं पे इंस्ट्रूमेंट लगाया और पीछे से उसको सप्लाई देते हैं। तो ये सर्किट हो गया, ये लंबा सर्किट हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे परिपथ। हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं तो सुन के मजा आ जाता। तो ये हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट, ठीक है, परिपथ। और इसको जब हम बहुत छोटा कर रहे हैं, ये बहुत लंबे होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर इसके ये जो वायरिंग होती है इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस से यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, पावर कंज्यूम होती है। कहने का मतलब हम जितनी एनर्जी भेज रहे हैं ना, वो उसमें से उसमें खर्च हो जाती है। वायर गर्म होता है, उससे वो खर्च हो जाती है। पर आईसी के अंदर क्या होता है, आईसी को बहुत छोटा कर दिया जाता है, उन वायरिंग को बहुत छोटा कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या भाई, इंटीग्रेटेड, यानी साथ में ले आए, एकीकृत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एकीकृत, एकीकृत परिपथ, ठीक है। तो हम इसको बहुत छोटा कर दिया, जो वो इससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की साइज थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के अंदर और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कम हो गई।
और वो जैसे ही कम हुई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और जो यहीं पे पावर कंज्यूमिंग हो रहा था यानी जो ऊर्जा हानि हो रही थी वो बहुत कम हो गई। तो एक नई पीढ़ी क्रिएट हो गई, और उसका क्या है, ये कंप्यूटर जो किस पीढ़ी का है, थर्ड पीढ़ी के अंदर। ठीक है। इसके बाद में रोबोट किस पीढ़ी का उदाहरण माना जाता है, सबको आता है, पांचवी पीढ़ी एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये आप देख रहे होंगे ज्ञानयन एकेडमी, और ये आपके लिए 24 घंटे और सातों दिन आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कमेंट तो ज़रूर करना है, इसलिए कि आप और क्या इसके अंदर अपग्रेड चाहते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।